आप दिन भर में कौन कौन सा क्रियाएं करते हैं, क्या क्या करते हैं। आप लोग फ़ोन चलाते होंगे। आप क्या, हर कोई करता है, हर इंसान फ़ोन चलाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, दौड़ता है, भागता है, अपना काम करता है, चाहे होमवर्क कर रहा हो, चाहे क्लास वर्क कर रहा हो, या अपने ऑफिस का वर्क कर रहा हो। सभी लोग ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इनमें से किसी भी एक काम को, चाहे आप सोएं, चाहे आप जगें, या फिर आप टहलें, या फिर आप दौड़ें, ठीक है, चाहे आप कोई भी क्रिया करें, कोई भी काम करें, उसके लिए आपको हमेशा ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। आप जानते हैं कि हम बिना एनर्जी के, विदाउट एनर्जी हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक खड़ा होना ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहे जैसे मैं खड़ी हूँ, अगर एनर्जी नहीं होती बॉडी में, तो सिंपल सी बात है, मैं खड़ा नहीं हो पाती। तो विदाउट एनर्जी, चाहे खड़ा होना ही हो या फिर बोलना भी हो, तो हम लोग बिना एनर्जी के नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप पूरे एक दिन व्रत रहो, ठीक है, पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहो, और कोई कहे आपको कि जरा जोर से चिल्ला कर दिखाओ, ठीक है, तो आप उस डे के कंपैरिजन में, जिस दिन आपने खाना खाया था, और उस दिन के कंपैरिजन में जिस दिन आपने व्रत रखा है, आपका उस दिन का चिल्लाना और जिस दिन खाना खा के चिल्लाओगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। आप चिल्ला नहीं पाओगे, उतना तेज़ तो डेफिनेटली नहीं चिल्ला पाओगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा हो या मतलब बायोलॉजी का कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को कोई सा भी वर्क करने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये एनर्जी हमें हमारे भोजन से प्राप्त होती है, राइट, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो बिना देर किए अब हम शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक, जो कि है रेस्पायरेशन, ठीक है। तो देखिए, रेस्पायरेशन में मोस्टली कुछ चीज़ें हम लोग गलत बोलते हैं या गलत ध्यान रखते हैं। 99% लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग ब्रीदिंग को और रेस्पायरेशन को दोनों को सेम चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। वो लोग ये समझते हैं कि रेस्पायरेशन में भी तो यही डेफिनेशन दिया गया है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत फहमी है जो सभी को हो जाती है लगभग, बट हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज़ को। देखिए, ब्रीदिंग एक अलग चीज़ है और रिस्पायरेशन एक अलग चीज़ है। रिस्पायरेशन की हिंदी होती है श्वसन, और ब्रीदिंग की हिंदी होती है श्वासोच्छ्वास। देखिए, हिंदी में भी डिफरेंस है इनके, और इनके इंग्लिश मीनिंग में भी डिफरेंस है, राइट। ब्रीदिंग में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप एयर में से ऑक्सीजन लो और फिर CO2 को रिलीज कर दो, दैट्स इट। बस इतना ही जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके ब्रीदिंग में, ठीक है। लेकिन जब बात हम लोग रेस्पायरेशन की करेंगे, तो रेस्पायरेशन एक ऑक्सीडेशन वाली क्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और इसमें ये एक कैटाबॉलिक क्रिया भी होती है, ठीक है। कैटाबॉलिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें कोई चीज़ टूट रही हो, ठीक है। तो इस रिस्पायरेशन में क्या टूट रही है, इस चीज़ को आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और ये एक सेल्यूलर लेवल पे होने वाली क्रिया है। सेल्यूलर लेवल का मतलब समझ रहे हैं? सेल का मतलब क्या होता है? सेल की हिंदी क्या होती है? सेल मतलब होती है कोशिका, राइट। क्या होती है? कोशिका। तो ये एक सेल्यूलर लेवल पे होने वाला प्रोसेस है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ आपके सांस लेने और सांस छोड़ने तक ही सीमित नहीं होता, ये आपके कोशिकाओं में भी होता है ये क्रिया। मतलब कि सेलुलर लेवल का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्पायरेशन की क्रिया है, ये सिर्फ आपके नाक या मुंह में से आपने सांस ले लिया, नाक से मतलब नाक या मुंह से ले लिया, छोड़ लिया, तो सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती, वो सेल तक पहुंचती है, और ये क्रियाएं सेल में जाके पूरी होती है, ठीक है। यानी कि एक सेलुलर लेवल प्रोसेस है, राइट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम लोग एक और चीज इसमें देखते हैं कि हमने बोला जैसे कि शुरू में कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। कैटाबॉलिक, तो फिर एनाबॉलिक क्या होता है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। देखिए, कैटाबॉलिक को मैं क्लियर कर दूं कि कैटाबॉलिक क्रिया का मतलब होता है जिसमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई प्रोडक्ट हो या कोई रिएक्टेंट हो जो टूट रहा हो, ठीक है, जिसका विखंडन हो रहा हो, तो
उसको उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और वहीं एनाबॉलिक प्रोसेस हम लोग उसको कहेंगे जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट जुड़ रहा हो, ठीक है, वहाँ हो जाएगा वो एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बिना देखे चलिए अब देखते हैं रेस्पिरेशन की डिफिनीशन। तो मैं अगर ऐसे बता दूँ रेस्पिरेशन की डिफिनीशन, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो भी भोजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के यानी कि पोषण की विधि द्वारा हम लोग भोजन लेते हैं और इस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद इसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी बॉडी वर्क कर सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है respiration is a process by which food taken through the process of nutrition gets oxidized and release energy, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में समझाई, बट मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलना जरूरी है क्योंकि कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो CBSE बोर्ड से हो या UP बोर्ड से हो, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ थोड़ा। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस द्वारा फूड को अंदर लिया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन की विधि द्वारा फूड को अंदर लिया जाता है और कह रहा है कि फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी, और फिर भोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो भोजन ऑक्सीडाइज्ड होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी किसी भी वर्क को, किसी भी क्रिया को करने में सक्षम होती है, ठीक है। देखिए इसके बाद जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको एक चीज़ समझाई थी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। देखिए इसकी हिंदी होती है श्वासोच्छ्वास, इसकी हिंदी होती है श्वसन, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिएगा श्वसन, और इसकी हिंदी अगर आपको चाहिए तो ये होती है श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग की हिंदी, ठीक है। अब इसमें इसके बाद भी कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो ये होते हैं कि एक हमने बचपन में जो पढ़ा था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, जिसे हमने एक उसके थ्रू पढ़ा था इनहेल और एक्सहेल के वर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, और फिर हम लोग जो पढ़ते हैं एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन, वो क्या है, ठीक है। देखिए ये दोनों, अगर हम लोग ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का एक फेज होता है, ठीक है। फेज का मतलब क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन है जिसमें सांस हम लोग अंदर लेंगे, और दूसरा कंडीशन ये होगा जिसमें सांस हम लोग बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अंदर ले लिया सांस, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेशन, इसमें इन दिखाई दे रहा है आपको, इन यानी कि अंदर। एक्सपायरेशन होगा यानी कि बाहर, एक्स का मतलब बाहर, ठीक है। तो ये दो फेजेस होते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फेज है किसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ये एक फेज है रेस्पिरेशन का। इसके बाद जो मैंने चर्चा किया एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेशन में ये टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, और जो हमने अभी पढ़ा वो रेस्पिरेशन का फेज था, यानी कि ब्रीदिंग क्या किस तरीके से होता है ये चीज़ थी उसमें, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही रेस्पिरेशन का टॉपिक है। तो टॉपिक में ज़रूरी है कि हम लोग इसके कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस संपन्न होता है, इसको पढ़ें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की हिंदी होती है ऑक्सी श्वसन। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, यानी कि इसमें एक और चीज मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, या फिर जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट होगा उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, यानी कि ऑक्सी श्वसन कहेंगे, ठीक। इसके बाद
एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में कि आप एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स को बताइए, यानी कि इस प्रोसेस के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, इस चीज़ को बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे हमको मिलता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, हमको एनर्जी की जरूरत होती है, H2O और CO2 वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल का यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो पेट्रोल का यूज़ होता है, फिर गाड़ी के द्वारा पेट्रोल का यूज़ कर लेने के बाद, यानी कि बाइक को या गाड़ी को एनर्जी मिलने के बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं वो धुआं के तौर पे, यानी कि स्मोक जो निकलता है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकल जाता है बाहर। ठीक है, वैसे ही हम लोग में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज होता है और उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये कि CO2 H2O और एनर्जी, यानी कि CO2 और H2O को हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल। ठीक, और एनर्जी का यूज तो हमें करना ही करना है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? एनर्जी के लिए ही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मेंशन किया था शुरू में कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये मैंने बताया था शुरू में। इसमें देखिए मैंने बोला था कि कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व टूट रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, बॉडी में जब फूड हम लोग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, और फिर उसी ग्लूकोज का विखंडन होता है इसमें, तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और हमें क्या क्या चीजें मिलेगी? CO2 H2O और प्लस एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेशन बेस्ट है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अनाक्षी श्वसन। ठीक है, अनाक्षी का मतलब समझ रहे हैं? अनाक्षी मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है? हमने तो यही सुना है कि विदाउट एयर के, बिना सांस लिए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो जहाँ तक अगर आपने पढ़ा हो तो ये होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया आपने पढ़ी होगी, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फर्मेंटेशन है उसमें भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो क्या ऐसा है कि ये सिर्फ प्लांट के द्वारा और किसी बहुत छोटी छोटी माइक्रोब्स के द्वारा यूज किए जाते हैं? नहीं, ये हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारी बॉडी में भी होता है। वो कैसे होता है देखते हैं इसको। देखिए एनारोबिक रिस्पायरेशन में याद रखिएगा कि इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं का मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन भी दे सकता है और आपको फर्मेंटेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें हमको मिलता है एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमें कब प्राप्त होगा? ये प्रोडक्ट हमें तब प्राप्त होगा जब ये क्रिया, यानी कि जब ये रेस्पिरेशन फंगी में हो रहा होगा। ठीक है, फंगी में हो रहा होगा तो हमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी मिलेगा। फंगी के अलावा ये जो क्रिया है, ये जो रेस्पिरेशन, ये ईस्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये ईस्ट में भी देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसको घर पे मतलब प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप किसी ट्यूब में ईस्ट लीजिए 2 चम्मच। ठीक है, उसमें गर्म पानी डालिए और 2 चम्मच शुगर डालिए, फिर उसके ऊपर एक बलून लगाइए और देखिए कि क्या देखने को मिलता है। ठीक है, आप जब भी ऑब्जर्व कीजिएगा कमेंट में बताइएगा। तो जब भी ये चीज़, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा फंगी में, तो हमें उसमें से ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें एनर्जी, CO2 और एथेनॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई माइक्रोब्स की बात। इंसान की बॉडी में किस तरीके से होता है ये तब होता है, देखिए
जब इसके भी अगर इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि जब हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, तो हमको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लोग कोई बहुत हाई एनर्जी वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बहुत तेज भाग रहे हैं, ठीक है, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में इनफ नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पे आपकी बॉडी को हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन सांस जल्दी जल्दी लेने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम कोई क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब ह्यूमन मसल्स में होगा, यानी कि हम लोग के मसल्स में, मांसपेशियों में जब ये क्रिया होगी, तो हमको लैक्टिक एसिड मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड, देखिए मैंने बोला था ना कि डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों रेस्पिरेशन में से कौन सा रेस्पिरेशन बेस्ट है, तो इसमें हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को मानते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे हमको कोई दर्द नहीं होता है, या कोई हानिकारक चीज़ नहीं होती है, इससे ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। और साथ ही इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है, ग्लूकोज जो है, उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों कहा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में हमको कहीं दर्द नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, या फिर अचानक से कोई बहुत ही भारी सामान उठा लेते हैं, तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही दर्द होता है मसल्स में जब क्रैम्प्स बनने लगते हैं, ठीक है। वो क्रैम्प्स किस वजह से बनते हैं? जब आपके मसल्स में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, तो वही तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स बनते हैं, ठीक है। और वो क्रैम्प्स बनते हैं इस लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा दर्द तो देता है, ठीक, और प्लस इसमें बहुत लेस एनर्जी प्राप्त होती है हम लोग को, ठीक। यानी कि अगर हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन से इसका कंपैरिजन करें, तो इस यहाँ पे हमारी बॉडी में क्रैम्प्स भी बनने लगते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स भी बनते हैं, और इसके अलावा बहुत ही कम एनर्जी प्राप्त होती है हम लोग को एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देख लिया हमने। अगर पूछेगा इसका एग्जांपल, तो हम आप लोग लिख सकते हैं कि ये ईस्ट में होता है, फंगी में होता है, ठीक है, और हम लोग के मसल्स में भी होता है, ठीक, प्लांट्स में भी होता है ये, ठीक है। देखिए, चलिए, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पूरा, मतलब मेन चीज़ तो पढ़ ली हमने, पूरा क्या चीज़ है, क्या मेन जो टॉपिक था हमने इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जीव हैं और एवं हम लोग भी कौन से ऑर्गन्स के द्वारा सांस लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग नाक और मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है हवा का अंदर जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी पूछेगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नोज या माउथ आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग सांस लेते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा ही हम लोग सांस लेते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा कि नोज और माउथ को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर ह्यूमन की बात करें तो इंसान लंग्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग मैमल्स में ही आते हैं ना। तो जो जितने भी सारे मैमल्स होंगे वो लंग्स के द्वारा सांस लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। अभी ट्रैकिया क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से ऑर्गन्स का यूज हो रहा है और वो हमारे बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। आगे देखिए, इंसेक्ट हमारे ट्रैकिया के द्वारा सांस लेंगे, फ्रॉग
ट्रैकिया, गिल्स और स्किन तीनों के थ्रू सांस लेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तीनों के थ्रू कैसे सांस ले सकता है? देखिए, ये 3 सिचुएशन में इस तरीके से सांस लेता है। ट्रैकिया से सांस ये तब लेगा जब ये यंग होगा, ठीक है, यानी कि जब ये टोटली फ्रॉग बन जाएगा तो ये ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। स्किन के द्वारा भी सांस लेता है, ये यंग हो तो भी सांस लेता है, ठीक है। गिल्स के द्वारा सांस लेता है तब जब ये बच्चा होता है, यानी कि जब ये टैडपोल होगा। तो जब देखिए यहाँ पे फंसा सकता है क्वेश्चन आपको, अगर पूछ देगा कि टैडपोल किस ऑर्गन के द्वारा सांस लेता है, तो आप गिल्स तो आप ट्रैकिया या स्किन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आप लगाएंगे गिल्स के द्वारा सांस लेता है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सभी गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स की हिंदी होती है क्लोम और इसको उर्दू में गल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो गिल्स के द्वारा सांस लेता है टैडपोल, और फ्रॉग जो है वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। अब ये स्किन के द्वारा सांस लेने की क्या जरूरत है इसको? देखिए, जो फ्रॉग होते हैं उनमें एक अवस्था पाई जाती है जिसको हम लोग निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं। ये तब होती है जब सीजन चले जाने के बाद, जब फ्रॉग अपना फूड को स्टोर करके मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, उस अवस्था को हम लोग इसकी निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं। और उसी अवस्था में जो फ्रॉग है हमारा, वो स्किन के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। किसके द्वारा सांस लेता है? स्किन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक अर्थवॉर्म होता है, जानते हैं सब लोग, केचुआ जिसको बोलते हैं। केचुआ भी अपने स्किन के द्वारा ही सांस लेता है, ठीक है। अमीबा और स्पंज ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सांस लेते हैं। इसके अलावा जो रैबिट, डॉग, बफेलो, काऊ, जितने भी जानवर हैं, ये सभी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ब्रीथिंग रेट्स को। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रीथिंग रेट्स। ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब उतना नहीं पूछता है बट इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना हार्ट के चैप्टर में कि इंसान का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हम सबको रटा है कि 72 बार धड़कता है। उसी तरीके से हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो हम लोग 12 बार सांस हम लोग पर मिनट लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में हम लोग 12 बार सांस लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाइल स्लीपिंग। ये ब्रैकेट में करके मैंने वाइल स्लीपिंग इसलिए लिखा है कि हम लोग जब जग रहे होते हैं और जब सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग के ब्रीदिंग रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग सांस धीरे धीरे लेते हैं, ठीक है, यानी कि सांस लंबा लेते हैं, इसलिए उस समय हम लोग केवल 12 बार ही सांस लेते हैं। और जब हम लोग जग रहे होंगे तो 1 मिनट में हम लोग 16 बार सांस लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग जगे होते हैं तो सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो 25 से 26 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, क्योंकि उनका लंग्स भी तो बहुत छोटा है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं बच्चे, इसलिए वो लोग 25 से 26 बार पर मिनट सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक्सचेंज है हमारी बॉडी में। देखिए ये दोनों ही हमको किससे प्राप्त होंगे? एयर से, यानी कि जब हम लोग सांस लेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमको वायु से सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जाएगा, ऐसा कोई फिल्टर तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग सांस लेते, देखिए इंस्पायरेशन यानी कि जब हम लोग सांस अंदर लेंगे और एक्सपायरेशन यानी कि सांस छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब सांस लेते हैं तो वायु में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 78% होती है, ठीक। ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है। और वहीं देखिएगा इसमें डिफरेंस हो जाएगा जब हम लोग इसको बाहर करेंगे, ठीक है, यानी कि जब सांस छोड़ेंगे तो वहाँ पे एक डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन में कोई कमी नहीं होती है, नाइट्रोजन 78% हमारी बॉडी में आता है तो 78% ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है बॉडी में। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन 21% हम लोग लेते हैं और 17% रिलीज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे कमी हुई कि नहीं? यहाँ पे पहले कितना था? 21% और यहाँ पे 17%, यानी कि टोटल 4% हमारी बॉडी के द्वारा ये यूज कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना ले रहे हैं? 0.03%, और छोड़ कितना रहे हैं? 4%। ऐसा कैसे?
ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमें क्या प्राप्त होता है, CO2, ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग 0.03% लेते हैं और 4% रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कैसा लगा ये टॉपिक कमेंट करके बताइएगा। जितनी भी चीज़ें हमने आज के सेशन में पढ़ी हैं आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। तो इसके बाद जो हम लोग हो सकता है लाइव क्लास में अगला सेशन लें, क्योंकि कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो जा रही है, नेटवर्क सही नहीं रह रहा है, इसकी वजह से क्लास को बीच में ही रोकना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और कौन से ऑर्गन यूज किए जाते हैं। यानी कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे ऑर्गन को चर्चा करेंगे और साथ ही उसका डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।